नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आई18 पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल हम लोग कर रहे हैं महा रिवीजन फॉर जेईई मेन 2020। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट कर लिया है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे जो भी स्टूडेंट नए हैं, हमारे जो भी दोस्त नए हैं और उनकी क्लासेस मिसिंग हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम जो कवर कराने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ महा रिवीजन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, फिर लिमिट डिफरेंशिएशन एक दिन किया जाएगा और लास्ट में पढ़ा जाएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर। उसके बाद ट्रिगो सेक्शन में जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को से शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन तो मान के चलिए कि हर हाल में आएगा, दो भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक कंफर्म आता है। एडवांस के लिए तो ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, जेईई मेन में क्या है, सेलेक्टेड पोर्शन है। एडवांस के लिए जब आप लोग जेईई मेन दे कर आओगे ना, तो जब हम इसको रिवाइज़ कराएंगे, वन ऑफ द 6 हॉट टॉपिक्स ऑफ एट जेईई एडवांस, जो 6 हॉट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो आपका कोनिक सेक्शन, वेक्टर एंड 3D दूसरा, प्रोबेबिलिटी तीसरा, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट चौथा, एओडी पाँचवा और डेफिनिट इंटीग्रेशन छठा। आप इन 6 से करोगे तो 50% वैसे ही स्कोर हो जाता है। तो उन दौरान जेईई मेन और एडवांस के दौरान ये टॉपिक तो हम आप लोगों को कवर कराएंगे ही कराएंगे, भले और कुछ कराएं या ना कराएं, लेकिन ये तो ज़रूरी है कि कराएंगे और सभी कराएंगे, यकीन मानिए। लेकिन सबसे पहले आप एक एक करके 1 बाई 1 करिए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों की क्लासेस मिसिंग है, इंटीग्रल कैलकुलस पूरा पढ़ना है, उससे दोस्तों 4 क्वेश्चन आते हैं, उसको ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसमें क्या क्या आज पढ़ेंगे वो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले इसमें करेंगे हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो पहला सेक्शन होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये पहला है। दूसरा होता है दोस्तों इसमें डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, मेजर भी सिंपली लिख सकते हो। इसी में एरर आता है आपका, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। आप चाहो तो अगला पॉइंट लिख सकते हो, एरर्स, जो फिजिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका फिजिक्स में, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। ये हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगली चीज़ क्या पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। क्लियर। और सातवां क्या होगा इसमें, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। इनइक्वालिटीज़ वाला सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और थोड़ा बहुत अगर टाइम बचेगा तो कर्व ट्रेसिंग कर लिया जाएगा। कर्व ट्रेसिंग मतलब बेसिक स्केचिंग, है ना, कर्व ट्रेसिंग इसको कहते हैं। अब देखिए, इतना सारा चीज़ पढ़ना है तो एक एक करके 1 बाई 1 पढ़ेंगे। और देखिए, यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो जेईई मेन में आती हैं। जेईई एडवांस में जब ये रिवाइज़ कराएंगे तो रोल्स थ्योरम पे स्पेशली हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा और आपका मैक्सिमा मिनिमा पे ज़्यादा फोकस रहेगा। रोल्स थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, और आपका इनइक्वालिटी सेक्शन, रिपीटेड रूट, ये सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेईई मेन में नहीं पूछी जाएंगी। जेईई मेन में सिंपल बेसिक पूछा जाता है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहला हेडिंग लिखिएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखिए दोस्तों, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे कोई कर्व दिया है y = f(x), ये है आपका y = f(x), कोई कर्व है और इस पे पॉइंट P लाई कर रहा है इस तरह से। ये P पॉइंट है x1, y1। और इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल होता है वो बेसिकली ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज़ नोन एज नॉर्मल। और टेंजेंट क्या है, तो
लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, जो आपके सेकेंड लाइन होती है ना, जो दो जगह इंटरसेक्ट करती है, उसी में अगर दोनों पॉइंट को कोइंसाइड करा दें तो उसी को कहा जाता है टेंजेंट। तो आप नॉर्मल को इस तरह से ड्रॉ करोगे, है ना। थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। इसको दोस्तों बोलते हैं n, जैसे हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बता रखा है, इसको t, और इसको बोलते हैं m। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये y x है और ये आपका x एक्सिस। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखते हैं दोस्तों dy/dx एट x1, y1, और इसको मान लीजिए सपोज m ऑफ t लिख देते हैं। इसको आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में f' भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसको अगर h, k लिखेंगे तो f' हो जाएगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो आप नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/f'। क्लियर। अब अगली चीज़ क्या है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये फटाफट हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कराया है। जो स्टूडेंट हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास देखे होंगे उनको लग रहा होगा कि यार ये तो पहले से ही आता है, और जो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, वो मिस नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है ना। हमें लिखना तो पड़ेगा ना, तो घूमना पड़ता है इधर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये क्या होता है बताइए। तो y - y1 इक्वल टू m टाइम्स, इसको f' आप चाहो तो k लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू m टाइम्स x - x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज़ y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। क्लियर। इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। पहली चीज़ जो ये भाई साहब जो x1 y1 है या hk हैं, इसी ये आपके कर्व पे ही लाई कर रहे हैं, कर्व पे लाई कर रहे हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब कर्व पे लाई कर रहा है तो हम dy/dx निकालेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन कुछ भी हो सकता है ये। तो x1 y1 hk पुट कर दिया जाएगा तो उससे dy/dx आ जाएगा। dy/dx से टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन लिख डालेंगे। अरे भाई टेंजेंट बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, और स्ट्रेट लाइन के लिए आपको पॉइंट और स्लोप चाहिए। पॉइंट आपको गिवन है, स्लोप आपने निकाला डेरिवेटिव से, तभी तो एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका, इसीलिए इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें दो स्पेशल केस होते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कर्व आपका इस तरह से बन जाता है और ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो आप क्या करिएगा, टेंजेंट नॉर्मल को मेरा सजेशन है डायरेक्टली लिख दीजिएगा। दिस इज टेंजेंट y इक्वल टू y1, अगर ये पॉइंट आपका x1, y1 है तो, और ये है नॉर्मल x इक्वल टू x1। एक आपका केस ऐसे हो सकता है जैसे क्यूबिक होता है आपका x⁴ की अगर बात करें, तो ये उस समय टेंजेंट हो जाएगा x इक्वल टू 0, है ना। ये t है। जैसे आप ये हम एग्जाम्पल चाहें तो लिख सकते हैं x⁴ यहाँ x⁴ में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो 0 होता है उस पर वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और ये है आपका x एक्सिस, तो ये 0। अब इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वर्टिकल टेंजेंट तो मैंने बता ही दिया आपको। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, और नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखोगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे y इक्वल टू 0। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट हैं इसको आप याद रखिएगा। एक बार बार टॉपिक यूज़ होता रहता है, जैसे नोट, आप चाहे तो लिख दीजिए फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल लिखना है यार, ये क्या लिख रहा हूँ, टेंजेंट वी हैव dy/dx इक्वल टू 0। भाई जो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा उस समय ये जो थीटा है ये अपना कितना एंगल बनेगा, 0। तो इसका डेरिवेटिव tan थीटा कितना आएगा, 0, मतलब dy/dx भी 0 आएगा। और अगर वर्टिकल टेंजेंट कहीं क्वेश्चन में आ गया, फॉर वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि dx/dy की वैल्यू क्या होती है, 0। उल्टा लिखा हूँ, ध्यान रखना, कई तो इसको भी वही समझ लेंगे, या dy/dx इज नॉट डिफाइंड, आप ऐसे भी कह सकते हैं।
हॉरिजेंटल टेंजेंट के लिए dy बाई डी को जीरो किया और वर्टिकल टेंजेंट के लिए dx बाई dy को जीरो किया। इसमें अगली चीज़ ये है कि जो dx बाई dy है वी ऑलरेडी नो दोस्तों, ये 1 अपॉन dy बाई dx होता है। लेकिन इस चक्कर में स्टूडेंट लोग क्या करता है कि ये सेकंड डेरिवेटिव को ही लपेट लेता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है -y2 अपॉन y1 क्यूब, जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन में प्रूफ करते हैं या प्रूफ करेंगे। मान लीजिए नहीं बताया हूँ तो आपको आगे बता दूंगा ये सारी चीज़ें। तो ये लपेट मत लीजिएगा इन्हें कि इसको जैसे रेसिप्रोकल किया, कई कहते हैं सर रेसिप्रोकल है ना कर रहे हैं, हम भी इसको भी लपेट लेते हैं और ये कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है दोस्तों। ये सेकंड डेरिवेटिव है x का y के रिस्पेक्ट में, और ये -y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 और ये y1 क्यूब, इस तरह से याद भी हो जाता है। तो ये आपका हमने टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता दिया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब पॉइंट कर्व पे लाई करेगा ना, पॉइंट कर्व पे लाई करेगा तभी हम लोग डेरिवेटिव वाला मेथड लगाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है वो कर्व पे भाई साहब है ही नहीं, तब क्या करोगे भाई, तब क्या करेंगे कि हम लोग एच के या x1 y1 कर्व की इक्वेशन पे मान लेंगे। कर्व पे x1 y1 माना जाएगा, सारा काम x1 y1 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। एक तो x1 y1 भाई सब कर्व के सेटिस्फाई करेंगे और एक जो टेंजेंट लिखे होंगे उस गिवन पॉइंट से पास करा देंगे तो हमें x1 y1 मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो ये बोर्ड पे जितनी कथा कहानी लिखी गई है पहले आप इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग अपने इम्पोर्टेंट, इतना ही है जेईई मेन में अगर इतना कर लिया। और एक टॉपिक और है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। दोस्तों कल मैंने जैसे बताया था पिछली क्लास में कि ये जो PT है इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, ये फुट ऑफ ऑर्डिनेट होता है, PN लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है, इसको सब टेंजेंट कहा जाता है, इसको सब नॉर्मल कहा जाता है। टेंजेंट नॉर्मल आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो आप आराम से निकाल सकते हो, कह सकते हो कि एक बार सर थीटा मिल गया तो इनको रिलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा PT, इनको आपस में रिलेट करेंगे तो TM सब टेंजेंट, इनको आपस में रिलेट करेंगे तो लेंथ ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, और इनको आपस में रिलेट करेंगे तो आपको सब नॉर्मल मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये सिंपल डायग्राम आप बनाइएगा और चिल मारिएगा। तो आप लिखिए क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, आप इसको आराम से लिखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x प्लस वाई इक्वल टू x टू द पावर y वेयर इट कट्स x एक्सिस। कर्व x एक्सिस को जहाँ पे कट करता है आप वहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। तो देखिए इसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। आप वैसे हमने आंसर लिख रखा है, आंसर मत जाइएगा। तो देखिए ये जैसे मान लीजिए कर्व है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करा रहे हैं, तो इस पॉइंट को लिख देते हैं λ, 0 है ना। और यहाँ पे जैसे इस तरह का टेंजेंट नॉर्मल दिखा देंगे। अब इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो इस पॉइंट या कॉन्टैक्ट को या जो भी है पॉइंट इसको λ, 0 मान लिया जाए। ये λ कैसे आएगा तो कर्व पे लाई करा के, और स्लोप कैसे लाएंगे तो dy बाई dx से टेंजेंट का स्लोप आएगा और उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल से नॉर्मल का स्लोप आएगा। तो इसको ये x एक्सिस y एक्सिस ये आपका काम है लिखना। तो इसको ऐसे लिखिएगा, लेट p ब्रैकेट में λ, 0 लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल टू x टू दी पावर y। तो इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो λ प्लस 0 इक्वल टू λ की पावर 0 विच इज़ 1। तो आपको p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, λ आपको मिल गया 1, तो ये 1, 0। अब आपको डेरिवेटिव्स निकालना है dy बाई dx। तो सिंस x प्लस वाई इक्वल टू x टू दी पावर y जो दिया है इसको y की पावर e ln x तो लिख ही सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि a की पावर b को e की पावर log ऑफ बेस e की पावर b लिख सकते हैं, एंड दिस इज e की पावर b ln है। इसको आप याद ही रखिएगा, बार बार आता रहता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 1 प्लस dy बाई dx, और इधर e की पावर y ln x और y का dy बाई dx इंटू ln x, और फिर y बाई x के इक्वल। अब क्या करेंगे तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड dy बाई dx इक्वल टू m स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस m इक्वल टू ये e की पावर 0 हो जाएगा दोस्तों विच इज़ 1, और ये dy बाई dx ये तो गायब ही हो जाएगा। आप चेक करिए
ये 0 हो गया और ये भी आपका y कितना है 0, तो ये फाइनली 0 ही आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, तो 1 के इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है कुछ डिफ्रेंशिएशन कैसे किया गया? तो ये है x लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन का यूज़ किया है हमने, चेन रूल लगाया है, dy/dx की वैल्यू निकाला है और उससे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया है 1। तो पॉइंट दिया है 1,0, तो हैंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखोगे जी? तो आप लिखोगे y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स +1 है ना ये, x माइनस x1, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 1, जो कि गिवन आंसर है। तो इसमें क्या लॉजिक है? तो वेयर इट कट x एक्सिस में पॉइंट लिया λ,0। अब मैं y एक्सिस वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अगर ये लिखता है कि वेयर इट कट y एक्सिस, तो क्या लिखते हैं 0, λ मानते, उसको सेटिस्फाई 0, a भी मान सकते हो दोस्तों, ये टोटली आपकी चॉइस है। अगर आपको लैम्डा में परेशानी है तो आप a मानिए। नॉर्मली हम लोग अल्फ़ा बीटा लैम्डा म्यू है ना, मैथमेटिक्स में यही सब चलता है, m1 m2 t1 t2 यही सब चलता है, इसीलिए लैम्डा म्यू मान लेते हैं। तो λ,0 माना, कर्व की इक्वेशन में रखा, तो λ इक्वल टू 1 आ गया, पॉइंट मिल गया 1,0, स्लोप के लिए डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन से टेंजेंट का स्लोप आया, टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप आया, नॉर्मल से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दिया और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया y इक्वल टू x माइनस 1। तो ये रहा आपका सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने लिखा है y इक्वल टू 4x माइनस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू px क्यू प्लस क्यू एट 2,3। देन आपको p और q की वैल्यू बतानी है। तो एक टेंजेंट, एक लाइन एक कर्व पे टेंजेंट है किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट जो है इस लाइन पे भी लाई करना चाहिए, इस कर्व पे भी लाई करना चाहिए, और इस कर्व का इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो इस लाइन के इक्वल होना चाहिए। 3 चीज़ें हैं। तो ऐसा करते हैं, पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि इसको इस पे लाई करा देते हैं। तो सिंस 2,3 लाइज ऑन y स्क्वायर इक्वल टू px क्यूब प्लस q, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 9 इक्वल टू इसका क्यूब करोगे तो 8p प्लस क्या हो जाएगा q, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सही है। 8p प्लस q इक्वल टू 9 आ गया। दूसरा क्या है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा देखिए, तो इसको ये मिल जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू 3px स्क्वायर। तो यहाँ से आपको dy/dx की वैल्यू मिल जाती है, dy/dx इज़ 3px स्क्वायर अपॉन 2y। और अगर dy/dx आप उस पॉइंट पे निकालते हो, है ना, ये पॉइंट मान लीजिए ये आपका p है पॉइंट, तो p पॉइंट पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 2,3 रखने पे। आप चाहें तो यहाँ 2,3 रख दो, 2,3 कितना आएगा बताओ तो ये 3p और 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4/2 इंटू 3। तो ये देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, 3 उड़ गए, ये 2p हो गया, तो 2p की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या गिवन है, तो dy/dx की वैल्यू गिवन है दोस्तों, 2p की वैल्यू कितनी है, तो 4 है। तो यहाँ से p की वैल्यू 2 मिल गई, और p जैसे ही 2 मिलेगा तो आप रखोगे तो आपको मिल जाएगा 9 इक्वल टू 16 प्लस q। तो q की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -7। तो ये p इक्वल टू 2, q इक्वल टू -7। क्या किया गया है इसको पहले ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा अप्लाई करते रहना है। क्या अप्लाई करना है भाई, तो अप्लाई ये करना है दोस्तों कि आपको जो लाइन है वो कर्व पे गिवन पॉइंट पे टेंजेंट है। तो ये पॉइंट भी अगर देखो तो ये वेरीफाई कर रहा है, 4 दूनी 8 में से 5 गया, कितना हो गया 3। तो ये तो इसको सेटिस्फाई करने से कुछ मिलेगा नहीं, इस कर्व को सेटिस्फाई करा देते हैं। ये बेसिकली ऐसे है कुछ कि ये आपका एक स्पेशली कर्व है जो उस कर्व का नाम है, और ये 2,3 है ना, और ये लाइन की इक्वेशन है 4x - 5, और इस कर्व की इक्वेशन दी हुई है, कहाँ गया ये कर्व है। तो उस 2,3 को कर्व पे लाई करा रहे हैं और कर्व को डिफ्रेंशिएट करके 2,3 पे टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं, उसको 4 के इक्वल कर दे रहे हैं, क्योंकि जो लाइन है उसका स्लोप क्या है 4 है। तो जब लाइन टेंजेंट है तो टेंजेंट के इक्वल स्लोप पे होना चाहिए ना। तो आपको p मिल गया है, p की वैल्यू से आपको q मिल गया। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गया। कुछ कॉन्फिडेंस मिला। इस तरह के आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो लिखिए अगला क्वेश्चन।
तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा हूँ कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस 4/x² दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं उनका स्लोप होता है आपका 0, और जो वर्टिकल टेंजेंट होते हैं पैरेलल टू y एक्सिस होते हैं उनका स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या जिसको हम लोग dx/dy करें तो उसकी वैल्यू 0 कर देंगे। तो ये उसी बेस पे है। तो आप क्या करिए, आपको y की वैल्यू दे रखी है x प्लस 4/x², तो आप डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 कर दो, तो dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 8/x³। इसकी वैल्यू जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2 मिल जाएगी, लेकिन आपको तो y निकालना है। तो फॉर x की वैल्यू 2 आपको y कितना मिलेगा, तो ये हो गया 2 प्लस 4/2 विच इज़ 4/4 होगा दोस्तों, आई एम रियली सॉरी। तो दिस इज़ 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। मतलब ये कर्व कुछ ऐसे है ना, और x की वैल्यू अगर आपने 2 रखा तो ये 3 आ गया, तो ये लाइन अभी हमने बताया था ना कि ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 के इक्वल। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जब भी पॉइंट जो है वो कर्व पे ना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप उस पर एक एज्यूम कर लेंगे नॉर्मल पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट एज्यूम करेंगे, उसको उस पॉइंट से पास करा देंगे और इस तरह से कर्व की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। और ये हॉरिजेंटल टेंजेंट में dy/dx की वैल्यू 0, वर्टिकल टेंजेंट में dx/dy की वैल्यू 0, या dy/dx नॉट डिफाइंड। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x² इक्वल टू 4y विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। तो जैसा कि हम लोगों को ये पता है कि x² इक्वल टू 4y इज़ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, और 1, 2 इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो ये 1 और इधर हो जाएगा 8, मतलब ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब 1, 2 कहीं इधर होगा, ये कर्व अप्लाई नहीं कर रहा है दोस्तों, और आपको नॉर्मल चाहिए। तो आप क्या करिए, एक नॉर्मल बना लीजिए इस तरह से, और ये पॉइंट दिखा दीजिए P और इसको दिखा दीजिए Q। हमने क्या बताया था कि जब कर्व पे पॉइंट ना लाई करे तो कर्व पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेना। तो ये इक्वेशन है x² इक्वल टू कितना है 4y। तो अगर इसमें x को h मान लेते हैं तो y कितना हो जाएगा h²/4। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देंगे h, h²/4 पे, उसको 1, 2 से पास कराया जाएगा, h निकाला जाएगा। जब h मिल जाएगा तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो सिंस x² इक्वल टू 4y, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2x इक्वल टू क्या आएगा 4 टाइम्स dy/dx। तो आपको dy/dx की वैल्यू मिल गई, dy/dx इज़ x/2, मतलब h/2 हो जाएगा, और जिसको स्लोप ऑफ टेंजेंट कहेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -2/h। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इसको आप लिख सकते हो दोस्तों, इज़ क्या लिखोगे, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो x माइनस क्या लिख दिया हमने h। अब ये किससे पास कर रहा है, तो 1, 2 से, तो 2 माइनस h²/4 लिख दो यहाँ पे, इक्वल टू -2/h, और यहाँ हमने 1 माइनस h कर दिया। ये ब्रैकेट ओपन करिए, तो 2 माइनस h²/4 इक्वल टू -2/h प्लस 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मिल जाएगा 2, 1। तो आपको ये पॉइंट जैसे ही 2, 1 मिलता है तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे mn, तो ये -1 आएगा, और इक्वेशन लिखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया एक बार देखिए अच्छे से, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो ये हमने कहा कि आपको ये जो पॉइंट दिया है ये कर्व अप्लाई नहीं कर रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप लोग यही भूल जाते हो ना, और dy/dx को लपेट लेते हो उसी में, वो काम नहीं करना है। तो क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट आप x1 y1 भी मान सकते थे, वो भी कोई मना नहीं किया है। उससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। कई लोगों को लगता है तो वो दोस्त हमारे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने h, k मतलब h, और y की वैल्यू यहीं से निकाल दिया h²/4।
यहाँ dy बाई डी एक्स निकाला, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल डाला, 1,2 को पास करा डाला तो h की वैल्यू 2 आ डाला, तो 2 आया तो इसमें 2,1 बन गया। और ये स्लोप निकाल लो, या कह सकते हो कि सर h की वैल्यू मिल गई तो वो h यहाँ पुट कर दीजिए, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ये सब मिटा दूँ ना, अच्छे से मिटा रहा हूँ इसको, मैं एक दूसरे तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक दूसरा तरीका क्या है, आप लगे रहिए बस, मैं तुरंत बताता हूँ। देखिए कि हमने आपको बताया था ना कि नॉर्मल एट टी करके आपको पैराबोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पे a अपना कितना है 1, तो नॉर्मल एट टी लिखा जाए, हमने बताया भी था नॉर्मल एट टी, तो ये क्या लिखते हो x प्लस टी वाई, वर्टिकल है ध्यान रखना, इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब। यहाँ तक पहुँच गए। ये भाई साहब कहाँ से पास हो रहे थे, तो इट पासिंग थ्रू 1,2, तो 1,2 इसमें लाई करा दो तो 1 इक्वल टू, सॉरी 1 यहाँ लिखोगे तो t हो जाएगा, ये सॉरी 1 लिखोगे ना, 1 प्लस 2t इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब, तो ये 2t कैंसिल, t की वैल्यू 1 आ गई, और t 1 जैसे ही इसमें रखा आपने तो ये इक्वेशन मिल गई आपको x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो अगर हमें पैराबोला के रिजल्ट्स याद हैं जो कि हमने रिसेंटली ही कवर कराए हैं, तो आप देख ही रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल का बेसिक पढ़ लिया। अब आप हेडिंग लिखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। देखो दोस्तों, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब दो कर्व जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दो कर्व के बीच में निकालना है। तो आप क्या करिए, उस कर्व के दोनों टेंजेंट जो हैं, दोनों करस्पॉन्डिंग टेंजेंट के बीच का जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। जैसे ये आपका है एक कर्व, ये आपका एक कर्व है, ये वाई मान लीजिए कर्व C1 है और ये कर्व C2 है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉइंट पे एक टेंजेंट निकाल लेंगे T1 और ये निकाल लेंगे T2 और इसके बीच का जो एंगल है उसी को दिखाएंगे। तो मान लीजिए अगर इसका स्लोप m1 है और इसका m2 है, तो वी ऑलरेडी नो फ्रॉम स्ट्रेट लाइन tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर। अब इसी में दोस्तों एक टर्म होता है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ये बहुत आता रहता है एग्जाम में और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन क्या है, तो व्हेन थीटा इक्वल टू आपका π/2, तो थीटा अगर π/2 है तो आपका m1 m2 कितना हो जाएगा, तो m1 m2 की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये बात को आपको ध्यान रखिएगा। इसमें जनरली हम लोग करते क्या हैं कि इसका जो स्टेप होता है ना, आप जैसे दो कर्व के बीच में एंगल निकालना है तो स्टेप लिख लीजिएगा, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो स्टेप 1 होता है कि जनरल पॉइंट को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेट p इक्वल टू x1 y1। आप x1 y1 के टर्म्स में ही m1 निकालिए, फिर m2 निकालिए, फिर tan थीटा निकालिए, है ना। ये सारे स्टेप्स लिखे हैं और फिर सॉल्व करिए कर्व को, सॉल्व द कर्व्स टू फाइंड, आप कह सकते हो p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। क्लियर। तो इससे क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि कर्व जो हम लोग tan थीटा का एक्सप्रेशन बनाए हैं उसमें सिर्फ x आ रहा है तो फिर y निकालना बेवकूफ़ी है। अगर सिर्फ y आ रहा है तो x निकालना बेवकूफ़ी है। दोनों आ रहा है तो दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली आपको कर्व ही यूटिलाइज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन क्या होता है, व्हेन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स इज 90 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनल कर्व्स दोस्तों अलग अलग होता था। ऑर्थोगोनल कर्व्स की हमने डेफिनेशन बताई थी कि व्हेन एवर टू एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स इज 90 डिग्री एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दैट इज पॉइंट। और स्टेप्स फॉर फाइंडिंग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो x1 y1 एक मूविंग पॉइंट, x1 y1 मानेंगे, m1 निकालेंगे, m2 निकालेंगे, कर्व 1 का dy/dx, कर्व 2 का dy/dx,
tan थीटा निकाला जाएगा और ये बताएगा कि कैसे आपको कर्व को सॉल्व करना है। तो मैं एक क्वेश्चन से बता देता हूँ, फिर आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y, ये जो है ये इसी पे लाई कर रहा है, क्योंकि 32 इंटू 8 करेंगे तो 256 हो जाता है। क्लियर। और ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी इस पे लाई कर रहा है, क्योंकि 8 ये हो जाएगा, अगर इसको रखेंगे तो 64 और ये भी 64। तो आपको क्या करना है, m1 m2 निकालना है और tan थीटा निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं फटाफट। आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y दिया है, तो आप dy/dx निकाल लीजिए फटाफट। तो क्या लिखोगे, dy/dx इज़ 2x अपॉन 32। तो ये आ जाएगा x/16 और ये x/16 है। जब यहाँ रखोगे तो 16/16 विच इज़ 1, इसको m1 मान लेते हैं, है ना। पॉइंट तो आपको दिया ही है। फिर आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, तो dy/2y dy/dx आप चाहो तो प्रॉपर लिख सकते हो। तो ये कितना मिला आपको 4, तो dy/dx हो गया 4/2y और 2 अपॉन y कितना है, तो 8 है। तो ये हो जाएगा 1/4। दिस इज़ m2। तो क्या पढ़ाया था अभी मैंने, अभी हमने आपको दोस्तों बताया था, यही ना बताया था tan थीटा का फॉर्मूला यार, कि अगर m1 m2 दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है तो tan थीटा कैसे निकालते हैं। तो वी नो दैट m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये वैल्यू रख दीजिए जल्दी जल्दी। तो ये कितना आएगा, तो 1 माइनस 1/4 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/4। तो ये कितना आ जाता है भाई, तो 3/5 आ जाता है। तो थीटा कितना आएगा, तो tan इनवर्स 3/5। अब ये जहाँ भी होगा आंसर टिक कर दिया जाएगा। tan इनवर्स 3/5 इज द IIM कलकत्ता। तो इस तरह से आपका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। तो देख ही रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, लल्लू पंजू टाइप का है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या कर सकता है, कर्व सॉल्व करवा सकता है, तो कर्व ही सॉल्व कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जस्ट चिल गाइस। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग लिखते हैं इस पर अगला क्वेश्चन। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि द कर्व्स y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली मतलब इन दोनों के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 90 डिग्री। तो आपको a की वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था अभी, कि आप p मान लेंगे, लेट p विद द पॉइंट लाइज ऑन बोथ द कर्व, पहली चीज़। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करा दीजिए, तो y1 हो जाएगा इस तरह से। दूसरा y1 की वैल्यू आप x1 स्क्वायर भी लिख दोगे, और तीसरा क्या करोगे, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या करोगे, -1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, एक बार निकाल ही लेते हैं। कर्व हमने इसको माना है y इक्वल टू 1 माइनस ax स्क्वायर को पहला कर्व माना गया। तो dy/dx निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2ax। तो ये हो जाएगा -2ax1 मल्टीप्लाइड बाई जो कर्व 2 है, इसमें दिया है दोस्तों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा, तो इसका dy/dx जल्दी जल्दी करो भाई, 2x विच इज़ 2x1 लिख देंगे। तो दिस इज़ 2x1 इक्वल टू -1। तो आपको x1 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई दोस्तों, x1 स्क्वायर मिल गया 1/4a। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है। और इन भाई साहब लोगों को इक्वल कर दीजिएगा। तो वी नो दैट 1 माइनस ax1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है आपको 1/1 प्लस a विच इज़ इक्वल टू 1/4a। तो ये सब इक्वल करोगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/3। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने क्या किया था, पहले तीनों को एज्यूम कर लिया और जो कंडीशन निकाली उससे हमें हेल्प मिला कि ये कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि x1 y1 आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना है। फिर x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना के दोनों कर्व पे सेटिस्फाई कराइएगा, दोनों कर्व का स्लोप निकालिएगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1 करिएगा। वहाँ से जैसे इक्वेशंस आएंगे वैसे आप स्टेप मूव ऑन करना। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए और इन्जॉय करते रहिए। तो अब आप लिखिए अगला रिजल्ट। अगला रिजल्ट होता है दोस्तों a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली if 1/a1 minus 1/b1 इक्वल टू 1/a2 माइनस 1/b2। जैसे आपको
हमने ऑलरेडी कोनिक सेक्शन में बता रखा है कि अगर दो कोनिक कन्फोकल होते हैं तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं। और फोकस कैसे निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का फोकस क्या रहता है, ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बेसिकली हम डिफरेंस ही तो करते हैं, है कि नहीं, तो वो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है। तो उसी तरह से है। जहाँ तक दोस्तों इसके प्रूफ का क्या है, ये कैसे प्रूफ करते हैं, तो इसको देखिए फटाफट मैं कर देता हूँ। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए x1 y1 है ना, दोनों कर्व अप्लाई करा दीजिए। तो a1 x1 स्क्वायर प्लस b1 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1, और a2 x2 स्क्वायर प्लस b2 y2 स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉरी, ये x1 y1 ही है दोस्तों, ये x1 y1 हमने माना है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, भावनाओं में मत खो जाइएगा, जैसे मैं खो गया था थोड़ी देर के लिए। अब क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन है a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या लिखोगे, 2a1x प्लस 2b1 y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स ये आएगा माइनस a1 x1 अपॉन माइनस b1 y1, है ना, b1 y1 आएगा दोस्तों। उसी तरह से ये m1 हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ऐट x1 y1। तो ये आ जाएगा दोस्तों माइनस a2 x1 अपॉन b2 y1, है ना। तो इन दोनों को जब स्लोप करेंगे, क्योंकि ये दोनों m1 m2 आपके -1 हैं, तो माइनस a1 x1 अपॉन b1 y1 ये करते जाइए आप, है ना। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दीजिए, माइनस a2 x1 अपॉन b1 y1 इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या आएगा, मैं दोस्तों रिजल्ट मिटा दे रहा हूँ। तो ये आ जाता है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा आपका, देखिए ये a1 a2 अपॉन b1, ये b2 होगा दोस्तों, दिस इज़ b2, दिस इज़ b, ये तो सही है यहाँ पे, हाँ सही है। तो b1 b2 और क्या आ रहा है, x1 अपॉन y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। और आप ध्यान से देखो, ये कर्व पे आपस में इक्वल हैं, तो ये कह सकते हो कि a1 x1 स्क्वायर प्लस b1 y1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो a2 x1 स्क्वायर प्लस b2 y1 स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर। तो यहाँ से x1 स्क्वायर को कंबाइन करेंगे तो a1 माइनस a2, और इधर y1 स्क्वायर को लिखेंगे तो b2 माइनस b1। तो आपका x1 स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर की दोस्तों वैल्यू आ जाएगी, x1 अपॉन y1 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, तो b2 माइनस b1 अपॉन a1 माइनस a2, और यहाँ से वही वैल्यू लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा माइनस b2 बाई b1, b1 b2 अपॉन b1 b2 अपॉन कितना, माइनस a1 a2। तो आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये b2 माइनस b1 अपॉन b2 इंटू b1 इक्वल टू ये a1 माइनस a2 अपॉन a2 इंटू a1 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा ओपन करो तो 1 बाई b1 माइनस 1 बाई a1, 1 बाई b2 होगा ना दी, इक्वल टू 1 बाई a2 माइनस कितना आएगा देखो, तो 1 बाई a1 आएगा। क्लियर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर आएँ, है ना, या इसको कैसे लिखा जाए, देखिए ध्यान से एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। देखो क्या किया है, यहाँ तक सही है, स्लोप का प्रोडक्ट माइनस a1 x1 अपॉन b1 y1 लिखा, यहाँ पे माइनस a2 x1 अपॉन b2 y1 ये भी सही है। दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किए थे, माइनस और माइनस प्लस ओवरऑल माइनस ही आया, तो a1 a2 b1 b2 x1 बाई y1, तो b माइनस b1 b2 अपॉन a1 a2, यहाँ तक तो सही आ रहा है। अब ये भी हमने सही लिखा होगा, x1 b2 माइनस b1 अपॉन a1 माइनस a2। तब क्या कर रहे हैं, ये b2 b1 को a1 माइनस a2 कर देते तो अच्छा रहता है। इसको लिख दिया जाए दोस्तों, ये माइनस को एडजस्ट करके b1 माइनस b2 अपॉन b1 इंटू b2, है ना। उसके बाद ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, आप परेशान मत होइएगा, एकदम पेशेंस से मार के करते रहिए। 1 बाई b2 माइनस 1 बाई b1 इक्वल टू 1 बाई कितना आएगा जी, 1 बाई a2 माइनस 1 बाई a1। तो इस भाई साहब को इधर लाएँ, इस भाई साहब को इधर, तो ये 1 बाई a1 माइनस 1 बाई b1 इक्वल टू
1/A2 माइनस 1/B2 आ जाएगा, जो कि हम स्टार्टिंग में बेसिकली माइनस साइन एक मिस्टेक कर रहे थे, इसी वजह से नहीं आ रहा था। तो आप इत्मीनान से करिएगा, क्या जल्दीबाजी है। वैसे रिजल्ट याद रखिएगा, वैसे हमने आपको कोनिक सेक्शन में याद करवा रखा है कि कॉन्फोकल कोनिक्स आर ऑर्थोगोनल। तो जब फोकस सेम तो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल तो फोकस सेम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया टेंजेंट नॉर्मल का। अब हम लोग लिखते हैं अपना अगला पॉइंट, और वो है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। तो रेट मेजर में बेसिकली दोस्तों करना क्या होता है कि अगर कोई क्वांटिटी आपकी वेरिएबल है तो उसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। ये सपोज़ आप पहले एक स्क्वायर का एग्जांपल लीजिए। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ x है ना, ABCD। तो अगर मैं पूछूंगा कि इसका एरिया कितना आएगा, तो एरिया आप लोग लिखोगे a की वैल्यू आ जाएगी x²। और अगर x का हम लोग चेंज कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज dA/dt लिखा जाता है। चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं 2x dx/dt। तो यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन ये है कि बेसिक फार्मूले आने चाहिए। बेसिक फार्मूला का मतलब कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है, स्क्वायर का एरिया का फार्मूला क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल के एरिया, कोण πr²h/3। हम लोग वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ते हैं, उसी तरह से सिलेंडर, सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैं एक एक करके 1 बाई 1 लिख देता हूँ, आप उसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, है ना, फटाफट। तो पहला लिखिए, और ये मैक्सिमम मिनिमम में भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये अगर सर्किल है ना, तो इसका ए एरिया के लिए और P पैरामीटर के लिए, और P क्या हो जाएगा 2πr। दूसरा पॉइंट, स्क्वायर तो ऊपर हो ही गया है, लेकिन फिर से एक बार लिख देते हैं। ये अगर x है और ये स्क्वायर है x, ये भी, तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, तो 4x, और एरिया हो जाता है x²। तीसरा होता है दोस्तों रेक्टेंगल। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, नहीं तो ये आएगा नहीं दोबारा, ये मिलेगा नहीं आपको जल्दी। x और y, तो बचपन से आप लोग पढ़ते हो, मुझे पता है, 2 टाइम्स x + y, और एरिया क्या लिखोगे xy। अब ये प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट होगा। चौथा इसमें क्या आएगा, तो आप कह सकते हो क्यूब आएगा। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। पांचवा इसमें आता है क्यूबॉइड। अब डायग्राम नहीं बना रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स LB + HL + BH, है ना, जो भी आगे पीछे लिख सकते हो। इसके बाद कौन आते हैं भैया, अपने सिलेंडर आते हैं। सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें ये रेडियस r है और ये हाइट h है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दोस्तों बेस एरिया इंटू हाइट। सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, तो 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो 2πrh + 2 सर्किल 2πr²। इस तरह से करते हैं, है ना। उसके बाद अपने कौन आते हैं, 7वें नंबर पे अपने राइट सर्कुलर कोन आते हैं, है ना। इसमें ये आपका r है, ये h है, ये स्लैंट हाइट है। तो इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं πr²h/3। सरफेस एरिया कर्व्ड वाली लिखते हैं πrl, l को पाइथागोरस से लगाते हैं। टोटल सरफेस एरिया πrl, और प्लस सर्किल का πr²। ये आपका हो गया। अब एक और बच रहा है, उसको भी निपटा ही दो। स्फीयर में क्या जानते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, जहाँ रेडियस है, और आपका सरफेस एरिया होता है आपका 4πr²। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। और एक आपका सिमिलर ट्रायंगल का लॉजिक आना चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर ये ABC और ट्रायंगल PQR, अगर ये आपके सिमिलर हैं, तो क्या जानते हो, AP/PQ = AC/PR = BC/QR। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके रिकॉल कर लीजिए। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सारे फॉर्मूले पता हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो बेस सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो इस तरह से आपको एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो r²θ/2, जहाँ थीटा रेडियन में होता है। तो ये सारी फॉर्मूले जो बेसिक मेंसुरेशन वाले हैं सॉलिड ज्योमेट्री में, जिसको हम लोग 10th और 9th क्लास में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी।
और वो अलग अलग फॉर्म में आएंगी, तब हम लोग क्वेश्चन करके इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये रेट मेजरर में यही करना है, जैसे ये हमने दिखाया ना, उसी तरह से अगर सर्किल का रेडियस चेंज हो रहा है तो कहोगे कि एरिया चेंज होगा, उसका पेरीमीटर चेंज होगा। तो एरिया को कैसे dA/dt कैसे निकालेंगे, तो चेन रूल से 2πr dr/dt लिख देंगे, इसको 2π dr/dt लिख दिया जाएगा। उसी तरह से इसको सबका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। अगर दोनों क्वांटिटी चेंज हो रही हैं दोस्तों, तो फिर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो फिर उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के बाहर कर देंगे। तो इसमें बेसिक डिफरेंशिएशन का ज़रूरत है, बेसिक, एकदम बेसिक, आपको एकदम परेशान नहीं होना है दोस्तों। तो आप इत्मीनान से ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, और नहीं लिखोगे ना तो फिर आता हूँ मैं अभी, है ना, इसके क्वेश्चन आएंगे, आप ज़रूर लिख लेंगे, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप तो ज़रूर मेहनत करोगे, और हमारे चैनल को अभी तक तो आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, मेरी उम्मीद सही है ना। अगर नहीं तो जल्दी सब्सक्राइब करो भाई, और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलियंस में सब्सक्राइबर हम चाहते हैं, एक बार मिलियन आ गए तो फिर सबको बुलाएंगे और एक साथ पार्टी दे देंगे, पूरा बनारस बुक हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका रेट मेजरर। अब आगे बढ़ा जाए, तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि एक क्यूब है ना, उसका लिखा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर मिनट। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज लेंथ आपको 10 दिया हुआ है। तो क्यूब के बारे में तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, ये 3D डायग्राम होता है, इस तरह का बनता है आपका क्यूब। इसकी साइड लेंथ आपकी मान लीजिए a है, तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो a क्यूब होता है, और जो सरफेस एरिया अभी हमने बताया था 6a² होता है। क्लियर। तो इसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, आपको dV/dt पता है, dV/dt निकाल लीजिए, तो ये 9 है, और ये 3a² dA/dt। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। और इसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, तो ds/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लिखोगे 12a dA/dt। अब dA/dt निकाल लीजिए, तो 12a, और यहाँ से dA/dt की दोस्तों वैल्यू कितनी आई, तो 9/3a²। तो ये कितना हो गया देखो, तो ये 12 108 अपॉन क्या लिखोगे, ये 12, ये कट गया ना 3, तो ये 36 लिखेंगे a, और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 10, तो 36/10। और इसमें यूनिट का ध्यान रखिएगा 3.6, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, टाइम के। तो एक का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है पर मिनट में, तो इसका भी पर मिनट में ही आएगा। पहला अगर पर सेकेंड रहता तो ये भी पर सेकेंड रहता, पर आवर होता तो ये भी पर आवर होता। तो वो यूनिट का स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता है कि वो यूनिट डायमेंशन में लटकाएगा, लेकिन फिजिक्स में ऐसा हो सकता है कि यूनिट को लेकर आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है वो यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर्स। जेई 2019 में फिजिक्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है उस पर। तो ये कंप्लीट हो गया आपका अच्छे से। यही रेट मेजरर वाली बात है, आप कुछ भी करोगे इस तरह से आपका हमेशा ये हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं अपना हेडिंग। अब अगला लिखिए, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, है ना। प्रोडक्ट रूल बेसिक आप NCERT 5.1 लगा लीजिए, सॉरी 6.1 लगा लीजिएगा, जो 12th क्लास की है, उसके 1-2 क्वेश्चन करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उसी लेवल का क्वेश्चन आपका जेई मेन में भी पूछा जाता है। तो अगला हेडिंग लिखिए आपका अप्रोक्सीमेशन। तो देखो दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि जैसे हम लोग को ये पता है कि सिंस वी नो दैट f' की वैल्यू होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 या डेल्टा x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है ना कि बस इसको आप भूल जाइए, है ना, इसको भूल जाइए, फॉरगेट कर दीजिए इसको, और आप अप्रोक्सीमेट ऑफ वैल्यू लिखोगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कि f' की वैल्यू क्या आएगी, तो ये हो जाएगी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला बन जाता है दोस्तों, जिसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे भूल जाते हैं। भाई फर्स्ट प्रिंसिपल मालूम है, लिमिट वाले एक्सप्रेशन को उड़ा दो, वहीं हो गया आपका अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू f ऑफ x प्लस f' इंटू डेल्टा x। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि डेल्टा x में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, डेल्टा x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा दोस्तों ये भी है कि f ऑफ x, अगर y इक्वल टू f ऑफ x दिया है तो f ऑफ x प्लस
डेल्टा जो x है उसको हम लोग लिखेंगे y प्लस डेल्टा y, और यही है आपका डेल्टा ऑफ y। इसको याद रखिएगा, डेल्टा y क्या है। इससे हम लोग क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं हम लोग इरर। तो इसका दूसरा पार्ट एक इरर भी होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से आया एक बार फिर से देखिए। फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, ये लिखा आपने। मैंने कहा कि इसको उड़ा दो क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स। ये याद करना इससे आसान होता है। अब जैसे क्या होता है कि जैसे हमें मान लीजिए कि एक एग्जांपल से ही बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू निकालनी है 25.2 की, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखवाता हूँ, है ना। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अच्छे से एकदम याद रखिएगा, बहुत अच्छे से, भूलिएगा मत। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इसमें करते क्या हैं कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25.2। तो इसमें सॉल्यूशन करने का जो मेथड होता है कि हम लोग एक फंक्शन मानते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है। और आप क्या करिए, आप लिखिए x को कौन सी वैल्यू आपको इसके क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट रखिएगा, क्योंकि डेल्टा x को जितना स्मॉलर रखेंगे उतना एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अच्छी आएगी। तो ये 25 मान लेते हैं। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है 25.2, तो आपको डेल्टा x मिल गया 0.2। क्लियर, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोगों को क्या है कि ये फार्मूला लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मैंने कहा था कि एफ ऑफ एक्स लिखो, फिर एफ ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख दो। तो यहाँ से एफ डैश एक्स तो आप कैलकुलेट कर ही चुके होंगे अभी तक, 1/2 एक्स। क्लियर। तो एफ ऑफ 25.2, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इसको लिखा जाए f25 और प्लस एफ डैश ऑफ 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, है ना। अब ये एफ ऑफ 25 कितना आ रहा है तो भैया, तो ये 5 आ रहा था। x की वैल्यू जब 25 रखोगे तो रूट x कितना आएगा 5, और ये एफ डैश कितना आएगा तो 2/25 और इंटू 0.2। तो ये हो जाएगा दोस्तों। आप ध्यान से देखते जाइए, इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा हर चीज़। तो ये हो जाएगा 5 प्लस, अब ये देखो तो 0.2 अपॉन कितना लिखोगे, तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनली 5.02 वैल्यू। तो इस तरह से आपको करना है कुल मिला के। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू इस तरह से कर लीजिए। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार भूला भटका क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इस तरह से निपटा देना। हो गया ये फॉर्मूले को याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आप लिखिए अगली हेडिंग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसमें पढ़ेंगे स्पेशली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, अगला हेडिंग है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये लिखिए इंक्रीजिंग एंड आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। जिसको मोनोटोनिसिटी कहते हैं, मतलब मोनोटोनस, मतलब फंक्शन हैविंग यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर। या तो फंक्शन इंक्रीज करे या तो फंक्शन डिक्रीज करे, उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 तरह के फंक्शन होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस तरह से ये वर्ड है दोस्तों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। दूसरा होता है आपका सिंपली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि अगर आप कोई भी डोमेन में पॉइंट लेंगे x1 लेस देन x2, तो ये हमेशा f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 होगा। इसी को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। y इक्वल टू एफ ऑफ x है, और ये आप लोगों की फॉर्मेलिटी है कि आप x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन जरूर बना लीजिए हर डायग्राम में। ये इंक्रीजिंग में क्या होगा दोस्तों, इस तरह से भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग। मतलब अगर x1 लेस देन x2 है तो दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई आपका f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं सिंपली इंक्रीजिंग, या इसको बोला जाता है, एक और नाम है इसका, नॉन डिक्रीजिंग। मतलब ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, बाकी सब हो रहा है इसका।
है ना, ये दूसरा है। तीसरा आप कह सकते हो कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का है, स्ट्रिक्टली आपका डिक्रीजिंग। और फोर्थ है आपका इस तरह से डिक्रीज भी करे, कांस्टेंट भी रहे फिर डिक्रीज करे। और पांचवा इस तरह का है साइनसॉइडल टाइप का, ये नाइदर नॉर में चला जाता है, तो इसको आप लिख लीजिए डिक्रीजिंग, और नॉन इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखने में जैसा भी लगे, नॉन इंक्रीजिंग, क्लियर। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाई ये एक्स, ये आप सही से बनाइएगा, और ये नाइदर नॉर में चला जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, है ना, ये नाइदर नॉर में चला गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो अगर x1 लेस देन x2 है तो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। ये इनइक्वालिटी जब पढ़ते हैं ना तो उस समय ये हेल्प भी करता है कि इनइक्वालिटी का साइन डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। उसी तरह से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इधर भी आपको याद रखना है कि x1 लेस देन अगर x2 है तो आप कह सकते हो कि f ऑफ x1 इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू f ऑफ x2 है। और यहाँ पे x एक्सिस ये y एक्सिस है, और ये नाइदर नॉर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कैटेगरी बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, या तो स्पेशली सेक्शन वाइज बोलेंगे। तो इनकी बेसिक डिफिनीशन केवल आपको याद रखनी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हम क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद, पहले एक बार फंडा दे दें आपको। तो ये सारी चीज़ें बना लिया आपने, अब आप लिखिए टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है दोस्तों। तो इसमें क्या करते हैं, एक ये है पार्ट एक्सपोनेंशियल टाइप का, एक ये लॉगरिथमिक वाला है, और एक आपका एक कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन टाइप का है। उसी तरह से टाइप्स ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या होता है, तो इसमें कह सकते हो कि एक आपका ऐसे है, एक इस तरह से है, और एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह है। अब फ़र्क क्या है इनमें, तो फ़र्क ये है दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो कर्व हमेशा टेंजेंट के ऊपर आएगा, यहाँ पे कर्व हमेशा टेंजेंट के बिलो आएगा, और यहाँ पे कर्व और टेंजेंट सेम मतलब हो जाएंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव करते हैं, और जब कर्व टेंजेंट के ऊपर होता है तो उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। मतलब कर्व टेंजेंट के ऊपर है या बिलो है, ये डिसाइड करने वाला है अपना सेकंड डेरिवेटिव। दोस्तों जब आप जेईई मेन दे कर आओगे ना तो एडवांस के लिए जब क्रैश कोर्स महार सुपर रिवीजन करेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं पूरा एनालिसिस कराऊंगा, है ना, इतना एनालिसिस कराऊंगा ना, एक बैठ के, और हर चीज़, और लाइव क्लास रहेगी तो आप डाउट भी पूछोगे, है ना, तब तक हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा से हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, अभी बस इतना ध्यान रखिए कि ग्राफ टेंजेंट के ऊपर है, ग्राफ जो है टेंजेंट के ऊपर है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, बिलो है तो नेगेटिव, अगर ऑन हो गया तो इक्वल टू 0। तो जैसे ये इंक्रीजिंग है तो y डैश पॉजिटिव, y डबल डैश नेगेटिव, और ये y डैश पॉजिटिव एंड y डबल डैश इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, तो y डैश आपका लेस दैन 0 और y डबल डैश ग्रेटर दैन 0। ये एक्स एक्सिस y एक्सिस दोस्तों बना लेना, अब इतना भी मेहनत मत करवाना मेरे से। ये एक्स एक्सिस ये y एक्सिस, इस भाई साहब का y डैश भी नेगेटिव है और y डबल डैश भी नेगेटिव है, और इन भाई साहब का y डैश तो नेगेटिव है लेकिन y डबल डैश क्या है, इक्वल टू 0 है। तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, ग्राफ ऑलवेज लाइज अबव टेंजेंट, y डबल डैश पॉजिटिव, ग्राफ लाइज above tangent, this implies and implied by y double dash positive, and graph हम यहाँ लिख देते हैं lies below tangent। क्या लिखोगे, this implies and implied by y double dash
आपका नेगेटिव, और ऑन टेंजेंट के लिए इक्वल टू 0। और ये रूल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों के लिए होता है। जैसे अपने क्वाड्रेटिक में ए डिसाइड करता था अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला, और डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता था कि एक्स एक्सिस को वो कट करेगा, दो अलग अलग पॉइंट पे या टच करेगा, या ऊपर ऊपर निकल जाएगा, या बिलो बिलो निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव हैं जो छः को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और किसी के लिए भी वैल्यू सेम नहीं है। पहले में दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव 0 है। यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना, ये ऑब्ट्यूज, और इसी के tan वैल्यूज़ को हम लोग स्लोप बोलते हैं। उसी तरह से है, यहाँ पे कहीं भी आप टेंजेंट बनाओगे एक्यूट एंगल होगा, यहाँ पे कहीं भी टेंजेंट बनाओगे ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। अगर एक्यूट एंगल होगा दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, तो टेंजेंट का स्लोप एक्यूट होने, मतलब थीटा एक्यूट होने का मतलब कि जो स्लोप है tan थीटा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल टेंजेंट बना रहा है तो उसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये है पॉइंट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम यूनिवर्सल फैक्ट है। अब इस पे बेस करते हैं कुछ सिंपल से क्वेश्चन। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछेगा तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में इक्वालिटी वाला पार्ट कंसीडर नहीं करते। मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो सिंपली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 है तो सिंपली डिक्रीजिंग। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कहीं भी। तो ये कह रहा है कि फंक्शन अपना इंक्रीज और डिक्रीज चेक करना है, तो आप सीधे सीधे क्या करो, उसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो ये हो जाएगा लॉग का डेरिवेटिव x³ और ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 x⁻6 + 1, और यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x² और प्लस यहाँ पे तो 6x⁵ होल डिवाइडेड बाई, आप फिर से एक बार चेक करिए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x⁻6 + 1। चेन रूल लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो आप देखोगे ध्यान से तो ये बन जाएगा आपका, आप ध्यान से देखिए तो 3x² कॉमन आएगा, और ये आ रहा है एलसीएम में x⁻6 + 1 + x³ होल डिवाइडेड बाई x³ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x⁻6 + 1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x⁻6 + 1। तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, और ये आ जाएगा 3x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x⁻6 + 1, है ना। और ये क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज x² हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये x की क्या है, इवन पावर है। तो इस तरह से आपको करना है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रेंज टाइप के क्वेश्चन निकालते हैं। एक तो मोनोटोनिसिटी निकालना होता है, तो ये हम लोग जैसे इस तरह का दिया हो तो रेंज निकाल लेंगे फंक्शन, इस तरह का दिया हो तभी भी रेंज निकाल सकते हैं, और बीच में अगर मैक्सिमम मिनिमा आता है ना, तब आपको रेंज निकालने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि रेंज निकलवा रहा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों है कि आप क्या करिए कि ये इंक्रीजिंग है, इसको प्रूफ करिए। तो क्या करिए, कभी भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ करना हो तो आप क्या करोगे, तो आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 हो गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया तो डिक्रीजिंग, लेस देन 0 हो गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, इफ़ g ऑफ x की वैल्यू है f(x) + f(1 - x) एंड सेकंड डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0, देन ये x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, देन सो दैट g ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन 0 to ½ एंड डिक्रीजिंग इन 1/2 to 1। अब इसको कैसे करते हैं उसको देखिए, इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का नेगेटिव, इसका मतलब फंक्शन आपका ग्राफ, फंक्शन का जो ग्राफ है वो टेंजेंट के बिलो। लेकिन अगर फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में डिसाइड करना हो तो आप कह सकते हो इज़ डिक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो आपको g ऑफ x के बारे में डिसाइड करना है, तो आप कह सकते हो कि g ऑफ x के बारे में डिसाइड करने के लिए हम लोग g' निकालेंगे। तो ये आपको g ऑफ x दिया है, तो g' क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे f' माइनस, चेन रूल से f' ऑफ 1 - x, और फॉर आप क्या लिखेंगे, g ऑफ x टू बी इंक्रीजिंग। आप ध्यान से देखिए तो क्या करोगे, आपका g' जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करोगे, तो f'
और माइनस एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स। और फंक्शन खुद क्या है डिक्रीजिंग, तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अभी हम आपको शुरू में बता रहे थे, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/2 से लेस, मतलब x बिलोंग्स टू, ये डोमेन तो आपका 0 से 1 ही है ना, तो 0 से हाफ, तो इसको ये हो गया फंक्शन इंक्रीजिंग इसमें। और डिक्रीजिंग में क्या करोगे, सारी चीज़ें रिवर्स कर दोगे, तो आप कह सकते हो g इज़ डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग इन या ऑन जो भी लिखा है, इन क्लोज इंटरवल 1/2 से 1। आपको दोस्तों इसी तरह से करना है। और यहाँ पे क्या किया हूँ वो ध्यान दीजिए, हम लोगों को ये लिख लीजिएगा कि सिंस एफ डैश इज़ डिक्रीजिंग, तो एफ डैश जब डिक्रीज कर रहा है तो उसका आर्गूमेंट का इनइक्वालिटी क्या करेंगे, पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एवरीथिंग इज़ डन। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेन में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इसको ज़रूर कर लें। अब आप हेडिंग लिखिए रोल्स थ्योरम। तो देखिए दोस्तों, रोल्स थ्योरम क्या है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है डिफरेंशियल कैलकुलस का। इसमें क्या करते हैं कि एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a to b मान लीजिए किसी इंटरवल में डिफाइंड है और 3 कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी का दोस्तों हम लोगों ने मतलब पढ़ा था कि यहाँ पे राइट कॉन्टीन्यूअस, बी पे लेफ्ट कॉन्टीन्यूअस, और ओपन इंटरवल a to b के हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस। दूसरा, ओपन इंटरवल a to b पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यहाँ मिनिमम कंडीशंस की बात की जा रही है और एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर कहते हैं कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा। और रोल्स थ्योरम जब अप्लीकेबल होगा तो उसका कंक्लूजन क्या है, तो उसका कंक्लूजन ये है दोस्तों कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 कन्फर्म होगी फॉर ए सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b। जैसे आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे डायग्राम बनते हैं। हमने सेम लेवल किया, कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए इस तरह से कर दिया, तो ये आपका होगा, कह सकते हो कि एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ये आपका सी है और ये आपका ए है और ये आपका बी है। आप एक से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, जैसे ये सेम लेवल पे दिखाइए और इस तरह से दिखा दीजिए। आप कह सकते हो कि एक यहाँ सी आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, है ना। ये सेम लेवल पे रखना, क्योंकि ए और बी की वैल्यू क्या रखनी है, सेम को, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये कंडीशन है। आप हॉरिजॉन्टल कर दोगे लाइन तो देयर आर इन्फाइनेटली मैनी सी, जैसे इसमें तो सब सी ही है, आप कह सकते हो ए टू बी। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रोल्स थ्योरम का ये दो चीज़ें हैं कि पहली चीज़ तो अगर कोई भी, पहला रिजल्ट ये है कि अगर कोई कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और ध्यान रखिएगा कोई कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन और इसके ये रूट हैं, तो उसके बीच में डेरिवेटिव का एक रूट कन्फर्म होगा। अगर f से स्टार्ट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एक जगह कन्फर्म होगा। पहली चीज़ ये कि फॉर ए कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स। तो ये एक ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये सी को बोलते हैं सी ऑफ रोल्स थ्योरम, तो इस पर भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। कभी भी रोल्स थ्योरम का नाम आए तो यही तीन चीज़ें, कॉन्टीन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिबिलिटी इन ओपन इंटरवल, इन पॉइंट पे वैल्यू सेम, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकली क्या रोल्स थ्योरम कहता है, तो ये मान लीजिए कैपिटल ए पॉइंट मानते हैं, इसको कैपिटल बी, तो कह रहा है कि कर्व में कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर है जहाँ पे हॉरिजेंटल टेंजेंट होगा। और हॉरिजेंटल टेंजेंट क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा प्लेस जहाँ पे आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू 0 आए। हॉरिजेंटल टेंजेंट नॉर्मल में भी पढ़ रहे थे ना, हॉरिजेंटल टेंजेंट, तो इस बात को आपको याद रखना है। पहले हम लोग कुछ रिजल्ट्स लिखें, और इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता। कन्वर्स पार्ट ट्रू होने का मतलब कि अगर एफ डैश सी की वैल्यू मान लीजिए ये केवल दिया है, तो क्या हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ कह सकते हैं, तो नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कह सकते हैं, तो नहीं। एफ डैश एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के बारे में कुछ कह सकते हैं, तो नहीं। वैल्यू हो भी सकती है इक्वल, नहीं भी हो सकती है। मतलब ये अगर तीनों दिए हैं तो ये कन्फर्म होगा, लेकिन इससे इन तीनों के बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं करेंगे। और अगर ये तीनों कहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसी को कहा जाता है कि रोल्स थ्योरम इज़ अप्लीकेबल। और रोल्स थ्योरम का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 है। और इसमें याद रखिएगा, जिस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, जिसके रूट के बारे में बात करते हैं, वो एफ डैश एक्स होता है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। मतलब आपको कभी रोल्स थ्योरम लगाना हो तो उसके एंटी डेरिवेटिव पे करेंगे।
दोस्तों देखो जेई मेन में तो उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आते नहीं हैं, लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो रोल्स थ्योरम याद रखिएगा, एक दिन पूरा रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम का पूरा मैराथन दौड़ाएंगे जेई मेन और जेई एडवांस के बीच में। कम से कम इस पर 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी के लिए जेई मेन में इतना सफिशियंट है, बस इसका कर लीजिए, एक रिजल्ट याद रखिए और उसके बाद सिंपल 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिख रखा है, वहीं जो बता रहा था कि ए और बी के बीच में एक मिनिमम ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा ये बता रहा था कि एफ अगर कोई कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये जो होता है दोस्तों एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस में, ये अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसको बोलते हैं हम लोग रूट। तो दो रूट के बीच में कम से कम एक जगह डेरिवेटिव कन्फर्म जीरो होगा, और यही है अपना रोल्स थ्योरम का C। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी की वैल्यू कितनी होती है, तो इक्वल टू 0 होती है। अब हम लोग लिखते हैं एक सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन जो जेई मेन ओरिएंटेड है, और ये क्वेश्चन जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको दिया है कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इन क्लोज इंटरवल 1 to 2 एट सी इक्वल टू 4/3। तो एफ डैश सी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे, और ए प्लस बी की वैल्यू हम लोगों से पूछी जा रही है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, विच इज़ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। तो केवल आप क्या करिए, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 कर दीजिए। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 करोगे तो इसमें क्या होगा 1, और ये b प्लस है, और एफ ऑफ 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 8, और ये 4b प्लस 2a। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा दोस्तों, देखिए कितना, तो a प्लस 3b इक्वल टू -7। एक बार चेक कर लीजिए, a प्लस 3b इक्वल टू कितना आ गया, -7। अब एफ डैश सी की वैल्यू, एफ डैश एक्स कितना होना चाहिए, 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a। तो एफ डैश ऑफ आप क्या निकालोगे, 4/3, तो ये वैल्यू रख दो। तो 3 × 16/9 और प्लस 2b × 4/3 प्लस a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। क्लियर। तो अब ये थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों, तो 16/3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 8b/3, और a को ध्यान से देखिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं a को -7 - 3b इक्वल टू 0। तो अब आपका यहाँ से माइनस ये 3b - b/3 की 8b/3 की वैल्यू आ गई दोस्तों, ये आ गई 16/3 - 7। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए जितना है, तो b/3 की वैल्यू आ रही है, आप ये कितना है 17×21 -5/3। तो b आ गया आपका यहाँ से -5, और a आ जाएगा आपका, a की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो तो यहाँ -15 होगा, ये इधर आएगा 8। तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी आपका 8 - 5 इक्वल टू 3 के इक्वल। तो इसका आंसर 3 है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग परेशान मत हो। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अभी तो एक एक दो एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसका एक और महामैराथन दौड़ाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी क्वेश्चन के साथ रिवाइज कर लेंगे। तो आज हम लोग जितना कर लेंगे उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और कंसेप्ट तो हमने बता ही दिया कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल करना, फिर क्या करना है, एफ डैश सी की वैल्यू 0 कर देना। तो एफ डैश सी कितना दिया है 4/3, तो इसी को कहते हैं आपका ये सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन। और ये आपने इक्वेशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 रख के निकाला। फिर यहाँ एफ डैश सी दिया, दो इक्वेशन दो अननोन, ए की वैल्यू 8 आ गई और बी की वैल्यू -5 आ गई। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आप अगली हेडिंग लिखिए, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखो दोस्तों, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है, पहली दो कंडीशन जो रोल्स थ्योरम में थी वो यहाँ पे भी हैं, मतलब फंक्शन क्लोज इंटरवल में आपका कॉन्टिन्यूस और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सिर्फ इतना मतलब है। इन पॉइंट पे वैल्यू लेना देना नहीं है, सेम हो। तो अगर ऐसा है तो एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1 की याद दिला रहा है ना। तो आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए इस तरह का कर्व है ना, और यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ये कंसीडर किया, एक ये है और ये बी है, कॉन्टिन्यूस भी बना डाला, डिफरेंशिएबल भी बना देना, है ना। ये फंक्शन टाइप का है, आप ध्यान रखना इसको, जैसे ये फंक्शन। तो अब आपका क्या है, ये जो कॉर्ड ए बी है इसका स्लोप ये हो जाएगा a, एफ ऑफ ए दोस्तों, ये ध्यान रखना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है।
और ये b कितना हो जाएगा, तो b कॉमा एफ ऑफ बी, पहले समझिए फिर बाद में नोट आउट कर लीजिएगा। और इसके पैरेलल एक टेंजेंट तो बना ही सकते हैं ना, मिनिमम एक, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश सी। तो एफ डैश, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड आपस में क्या है, पैरेलल है। मतलब अगर LMVT की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दो एंड पॉइंट के बीच में मिनिमम एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहाँ पे जो हमारा टेंजेंट है वो अपने कॉर्ड AB के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। कॉर्ड क्या हो जाए, कॉर्ड AB के पैरेलल हो जाए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसी को मैंने लिखा है कि ज्योमेट्रिकली LMVT क्या बताता है, तो समवेयर बिटवीन A एंड B, मतलब A और B के बीच में कम से कम कर्व पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो इसी को हम लोग कहते हैं लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, या शॉर्ट में LMVT बोलते हैं। कभी आए कि फाइंड C ऑफ LMVT, तो आप क्या करना है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए कर देना। और इसी बात पे हम लोग करते हैं अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है, फाइंड सी ऑफ LMVT फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इन क्लोज इंटरवल 1 से 3। तो यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो एफ ऑफ 1 कितना है, तो ये लिखोगे 3 प्लस 5 प्लस 7, 5 और 7 होते हैं 12, अब 12 3 15। और एफ ऑफ अगर मैं आपसे 3 कैलकुलेट करवा लूँ तो आप कहोगे 3 इंटू 9 प्लस 5 यहीं 15 7, तो ये 27 और 15 हो गया 42 और 7 49 होता है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये 7 और 15 हो गया 22, और 22 और 27 कितना होता है दोस्तों, 22 और 27 होता है 49। तो सिंस एफ डैश और एफ डैश एक्स भी निकाल लीजिए, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका 6x प्लस 5। तो सिंस एफ डैश सी इक्वल टू F3 माइनस F1 अपॉन आपका क्या लिखोगे 3 माइनस 1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो 6c प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी 49 माइनस 15 अपॉन 2। और 49 माइनस 15 कितना होता है दोस्तों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो ये हो जाता है आपका 34/2 विच इज़ 17। तो आपका 6c की वैल्यू हो गई 12, तो c आ गया अपना 2 के इक्वल। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, c इक्वल टू 2। अब ये ऑप्शन में दिया होगा, इस इंटरवल के बीच के पॉइंट दिए होंगे। और याद ध्यान रखिएगा कि 1 और 3 ओपन इंटरवल में ही c आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, मिनिमम एक कन्फर्म आएगा अगर LMVT अप्लीकेबल है तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ओवर -2 to 5 एंड आपको एफ डैश एक्स का रेंज दे रखा है -4 से 3 फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू -2 to 5, देन ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़। तो अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो हम कह सकते हैं कि बाई LMVT आप क्या लिख सकते हो, एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -2 होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस ऑफ -2, ये लिख सकते हैं। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो -4 से 3 आएगा। क्लियर। तो ये आपको ध्यान से देखिए, तो -4 और एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -2 होल डिवाइडेड बाई ये क्या बन गया 7, और इधर आ गया आपका 3। तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -28, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ डैश एफ ऑफ -2 लेस देन और इक्वल टू 21। तो इसकी जो वैल्यूज़ आ रही है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, तो आप कहोगे 21 है सर, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 21। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आंसर इज़ IIT दिल्ली। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें क्या करना होता है ना कि आप इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वैसे LMVT लगाना चाहते हैं, इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि LMVT लिखा गया और उसको इस पे लाई करा दिया गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसमें परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। आप इसी बात पे लिखिए अपना अगला क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, इफ़ 2a + 3b + 6c = 0 देन एट लीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज लाइज इन द इंटरवल। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, इसके रूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होता है ना, उस पर रोल्स। अब हम लोग कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। अब हम मिक्स टाइप के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हम अगली क्लास में बताएंगे।
है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितना पढ़ा है उस पर बेस्ड पहले क्वेश्चन कर लिया जाए और उसको अगली क्लास में करेंगे। फालतू का उसको लपेटेंगे और वो कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा इंटायर सिलेबस का सबसे बड़ा टॉपिक होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि इसमें सब चैप्टर्स ही 8-9 हैं। तो उनको अगर मान लीजिए आधा घंटा भी 8 चैप्टर को गिनोगे तो 4 चैप्टर, तो 4 घंटे, तो वैसे ही ये मैराथन में कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको फंक्शन नहीं मानते, ये इसके एंटी डेरिवेटिव को फंक्शन मानते हैं। तो ये आप लिखोगे bx² प्लस cx प्लस आप चाहें तो d लिख दीजिए। अब आप 4 ऑप्शन ऐसे चेक करिए जिसमें f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हो। तो जैसे f ऑफ 0 निकालोगे तो ये कितना आएगा, d आएगा, और f ऑफ 1 निकालोगे तो आएगा दोस्तों ये a/3 प्लस b/2 प्लस c और यहाँ प्लस d। एक बार थोड़ा इनको ध्यान से देखो तो ये आएगा आपका 2a प्लस 3b प्लस 6c होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस d। ये तो भाई साहब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 हैं, तो ये लिख देंगे d। तो सिंस आप कह सकते हो कि f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 1 आ रहा है, तो बाई रोज थ्योरम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है हैज़ एट लीस्ट वन रूट इन 0 to 1। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूरा इंटायर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब इसमें आपको रोल्स थ्योरम देखना था, यहाँ अगर चेक करना होता तो 1 से 2 में देखते, यहाँ चेक करना होता तो 2 से 3 में देखते, अगर तीनों गड़बड़ हो जाता है तो लास्ट। तो ये हम लोगों का लक है कि ये पहला ऑप्शन में ही हो गया। आपका बैड लक हो सकता है कि आंसर सी आए या तीनों में से ना आए। तो ये टोटली यहीं पे लक काउंट होता है दोस्तों। लक उसको कहते हैं कि ऑप्शन चेकिंग में हम वही ऑप्शन पहले चेक कर रहे हैं जो हमारा आंसर है, तो हमारा टाइम बच जाता है, इसी को कहते हैं लक। और लक उन्हीं का साथ देता है जो खुद मेहनत करते हैं। समझ में आ गया? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुकना नहीं है आप लोगों को। तो ये पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, 100% क्लियर। रोल्स थ्योरम को कैसे लगाया क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे रोल्स थ्योरम पे, फिर इसको करते हैं क्लोज। और जब हम आपको मैक्सिमा मिनिमा बताएंगे तो मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग क्या करेंगे, कुछ मिक्स्ड, क्योंकि छोटा टॉपिक है तो कुछ टॉपिक किया जाएगा और उसके बाद कुछ मिसलानियस प्रॉब्लम्स करेंगे, टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड, इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तो आप लोग लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया है f एंड g आर डिफरेंशिएबल इन 0 to 1 सेटिस्फाइंग f ऑफ 0 इक्वल टू 2 इक्वल टू g ऑफ 1। g ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, f ऑफ 1 6 है। देन फॉर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 इच। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको रोल्स और एलएमवीटी की याद आ जानी चाहिए एग्जाम में। नहीं आएगी तो ज़बरदस्ती लाइए, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका एक लेमिनेट्स रूल है, एक रोल्स है, एक एलएमवीटी है। और कौन है भाई, यही तो मेन हैं और इतने ही बहुत हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में कौन कौन है, तो लेमिनेट्स रूल है, एक बर्नौली है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फंडामेंटल थ्योरम एक क्वेश्चन जेई में कंफर्म आता है इसका। तो इसमें क्या करते हैं ना दोस्तों, कि जैसे हम ऑप्शन चेक करना बताते हैं, जैसे ए ऑप्शन हम चेक करना चाहते हैं कि सही है गलत है, तो आप इसको इस तरफ ले जाना और एक नया फंक्शन बना देना f ऑफ x। तो इसको लिखोगे इंटीग्रेट करके तो 2f(x - gx)। क्लियर? तो अगर रूल्स ये डिफरेंशिएबल और कॉन्टीन्यूअस हैं तो आपको पहला दूसरा कंडीशन तो चेक करना ही नहीं है, बस आपको इन पॉइंट पे वैल्यू चेक करना है। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 2f ऑफ 0 माइनस g ऑफ 0। f ऑफ 0 कितना दिया है 2 और 2 टाइम्स 2, और g ऑफ 0 कितना है दोस्तों, g ऑफ 0 0 है, तो ये हो गया दोस्तों 4। और f ऑफ 1 कितना होगा, तो आप लिखोगे 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस g ऑफ 1। 2 टाइम्स f ऑफ 1 कितना दिया है 16, तो ये 6, तो ये g ऑफ 1 कितना है 2, तो ये तो कहोगे कि 10 हो गया ना, ये तो वैसे ही रोल्स गायब हो गए भाई साहब। तो इस तरह से आप b को गायब करेंगे, c को गायब करेंगे और जब d करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर इसमें हम लोगों ने इस तरह से एज्यूम किया, और ये पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड होता है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो f ऑफ 0 निकालेंगे तो f ऑफ 0 माइनस 2 टाइम्स g ऑफ 0। तो f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 2 है, और g ऑफ 0 कितना है, g ऑफ 0 0 है, तो ये 2 आ गया। और जब हम f ऑफ 1 निकालने जा रहे हैं तो दिस इज f ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स g ऑफ 1। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो बाई रोल्स थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा।
तो आप कह सकते हो कि बाई रोल्स थ्योरम क्या लिखेंगे बताइए। तो आप लिखोगे एफ डैश सी इक्वल टू 0 फॉर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। तो ये जब करोगे ना दोस्तों तो ये आ जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू 2 टाइम्स जी डैश सी। तो इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा लास्ट। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में मेरा रिक्वेस्ट यही है आप सबसे कि आप लोग ऑप्शन पेशेंस से चेक करना, ये आपका गुड लक या बैड लक रहेगा। थोड़ा बहुत टाइम का फ़र्क पड़ता है, आइडिया लग जाता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यहाँ तक जाएंगे। तो जब भी ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करना आए तो मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि आप रिवर्स ऑर्डर में चेक करना। क्लियर? तो इस तरह से करना, मतलब अपने मन से भी कर सकते हो, ये कह सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने मेनली पढ़ा है टेंजेंट एंड नॉर्मल, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, फिर अप्रॉक्सीमेशन, और उसके बाद रोल्स थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंस बताया था। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बाकी हैं, और आपको लास्ट में बताया रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी। जो नेक्स्ट क्लास होगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 2, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि मैं एक में कोशिश करके भी नहीं कंप्लीट कर सकता। तो एक काम करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, और फिर इनके सबके 2-2 3-3 बढ़िया क्वेश्चन टेस्टी वाले आपको बताएंगे। लेकिन आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों मैं आपके लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं ना, मैथ सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट हो जाए पीसीएम में, ये मैं बना के दिखाऊंगा और ये सबको बताऊंगा कि कुछ दिन बाद ये परसेप्शन लोगों का चेंज हो जाएगा। जेई में हाईएस्ट स्कोरिंग हो जाएगा मैथमेटिक्स, प्रोवाइडेड वो बच्चा विवेक सर से पढ़ा हुआ। मैं ये चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ दोस्तों। आपके लिए मेरी फ़ीस ये है, आप अगर फ़ीस मेरे को देना चाहते हो या कुछ भी भला करना चाहते हो ना, तो जितने आपके फ्रेंड सर्किल में आपके 11th-12th के दोस्त हैं, जो 10th में भी होंगे ना, उनको भी शेयर कर देना। बोलना कि सब्सक्राइब कर लो, अगली साल काम आएगा। 9th वाले को बोलना तुम भी सब्सक्राइब कर लो बेटा, अगले 2 साल में काम आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा प्लान यही है, लॉन्ग टर्म प्लान है दोस्तों कि 9 से जो 12 का है ना मैथमेटिक्स, उसको हम एकदम अच्छे से डील करना चाहते हैं। स्पेशली हमारा फोकस अभी 11th-12th पे है। 11th-12th जेई मेन, जे एडवांस, एनडीए सारा पेपर। तो उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, एकदम शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक करके ही ऑफ करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली जो क्लास है उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे, टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत इसमें कर्व स्केचिंग भी आपको बता देंगे, क्योंकि वो पार्ट में अगर हम उलझ गए तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम आपको कम से कम 4 से 5 ग्राफ ही ड्रॉ करना बतवाएंगे और सब कुछ क्लियर करेंगे दोस्तों। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जेई मेन में कम से कम 100 नंबर का जो पेपर आ रहा है ना मैथ्स का, उसमें 80+ स्कोर लाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा स्टूडेंट यहाँ से जाए और जेई मेन में फोड़ के आए। और उसके बाद एडवांस की तो एकदम सोचना ही मत कि कोई टेंशन लेनी है, क्योंकि हम महामैराथन दौड़ा देंगे, उसमें इतना करा देंगे ना दोस्तों कि कुछ हो ना हो। एडवांस में तुम लोग मैथ तो फोड़ ही आओगे। और एडवांस की तैयारी मेरे लिए, मैं अपनी पर्सनली अगर बात करूं तो मेरे लिए तैयारी करवाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसका पैटर्न पता है। यहाँ तो एक खांची क्वेश्चन और एक खांची पेपर, पता नहीं क्या है, इतना थोक के भाव में पेपर, थोक के भाव में क्वेश्चन। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर मैक्सिमम पॉसिबल करिए। अगली क्लास में भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमा और इंटायर के टेस्टी बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों। हैव ए ग्रेट डे, बाय।